विद्यार्थियों, इससे पहले भी आपने मेरे वीडियो लेक्चर देखे होंगे और मेरे द्वारा नियमित रूप से बनाए हुए वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। मेरा आज का वीडियो लेक्चर भी द जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट से है, पार्ट 4। इसमें मेरे द्वारा बताया गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रपोजल एंड डिफाइन इट्स एलिमेंट्स विद द काइंड्स ऑफ प्रपोजल। यानी कि प्रस्ताव किसे कहते हैं, उसके आवश्यक तत्वों को बताते हुए उसके प्रकारों को भी बताइए। डिफाइन द प्रपोजल विथ एलिमेंट्स एंड काइंड्स ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव किसे कहते हैं समझाते हुए उसके आवश्यक तत्व बताइए और उसके प्रकारों को समझाइए। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल, यानी कि प्रस्ताव की परिभाषा। एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव के आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे? संसूचना, विधिक दायित्व, निश्चितता। प्रकार कितने हैं? जनरल यानी सामान्य, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट, और स्टैंडी यानी स्थायी। 3 प्रकार मेरे द्वारा बताए गए हैं यहाँ और 3 उसके आवश्यक तत्व हैं और डेफिनेशन। चलिए हम 1 बाय 1 करके समझने का प्रयास करते हैं। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल को अगर हम समझते हैं तो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2A पढ़ना पड़ेगी। और 2A के द्वारा अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि व्हेन ए पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन ड्यू टू विलिंगनेस टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग इट्स मीन्स अबाउट टू ए प्रपोजल। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने या किसी कार्य से विरत रहने के लिए अपनी ओर से एक आशय व्यक्त करता है और आशय व्यक्त करने का उद्देश्य यह होता है कि वह दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति व्यक्त करे, इसे हम प्रस्ताव कहते हैं। ये भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 2A में लिखा हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे ए के द्वारा बी को यह कहा गया कि मेरे द्वारा मैं अपना सेल फोन बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदना चाहते हैं? तो यहाँ ए ने अपने सेल फोन को बेचने की बात तो कही, साथ में उसकी यह भी इच्छा है कि बी उसकी इस इच्छा पर अपनी सहमति व्यक्त कर दे। इसी को हम प्रस्ताव कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रपोजल यानी प्रस्ताव के आवश्यक तत्व 3 है यहाँ। कम्युनिकेशन यानी कि संसूचना, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी विधिक दायित्व, सर्टेनिटी यानी निश्चितता। नंबर 1, कम्युनिकेशन। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब 2 लोगों के बीच में कोई बात होती है, यानी जब ए द्वारा प्रस्ताव दिया गया तो ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन यानी संसूचना होना चाहिए। संसूचना से तात्पर्य, ए ने अगर ये कहा कि मैं अपना सेल फोन 2000 में सेल करना चाहता हूं, तो ये बात बी को सुनाई देना चाहिए, तभी तो हम मानेंगे कि एक ने प्रस्ताव दिया और दूसरे ने स्वीकार किया। अगर बीच में कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, न फोन से बात हुई, न लिखित में लेटर भेजा, न मौखिक कोई बात हुई, न इशारों में बात हुई, तो ये प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। इसके लिए हम लालमन शुक्ल का मामला है, अगर आप इसे समझेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त, ये मामला आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। सेकंड, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विधिक दायित्व। विधिक दायित्व से तात्पर्य, ध्यान रहे विद्यार्थी, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने कोई प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति अगर उसे स्वीकार कर लेता है तो दोनों ही व्यक्तियों पर कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं ये समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए ए ने बी के सामने एक बात रखी कि आज से 4 दिन बाद आपका इनविटेशन है और मेरे यहाँ भोजन की व्यवस्था रखी गई है, यानी मैं एक भोज्य कार्यक्रम कर रहा हूं जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं और आज से ठीक 5 दिन बाद आप मेरे यहाँ उपस्थित होंगे।
तो हमने एक प्रस्ताव किसी व्यक्ति के सामने रख दिया, उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या कुछ विधिक दायित्व हमारे ऊपर आरोपित हुए? यस, हमारे ऊपर विधिक दायित्व आरोपित हुए। कौन से? जब हमने किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया अपने घर भोज्य कार्यक्रम में, तो ध्यान रहे हमारी जिम्मेदारी है कि जब वो हमारे घर उपस्थित हुए तो बाकायदा उसे सहित आदर हमें भोजन कराना चाहिए, न कि उसे घर से भगा देना चाहिए। इट इज ए लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू ईच अदर। वे दो लोग जो आपस में कोई बात करते हैं, उन दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर या दोनों ही पक्षकारों के ऊपर कोई न कोई जिम्मेदारी, कोई न कोई दायित्व आरोपित हो जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, बार बार मैं एक ही बात पर जोर देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते समय कि जिस सब्जेक्ट को आप द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहते हैं, उस सब्जेक्ट को मैं द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहता हूँ। ये जिम्मेदारियों का कानून है। कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर आरोपित हो जाती हैं, कुछ भार आपके ऊपर आरोपित हो जाते हैं। थर्ड, सर्टेनिटी, निश्चितता। ध्यान रहे विद्यार्थी, जब भी दो लोगों के बीच कोई बात होती है, संसूचना हो गई, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, लेकिन निश्चितता जरूर होना चाहिए कि किस चीज के बारे में बात थी और उससे संबंधित क्या है। एक व्यक्ति अपने हाथ में 2 मोबाइल लिए हुए है और वह यह कह रहा है कि मैं अपने सेल फोन को 2000 रुपए में सेल करना चाहता हूं। तो किस सेल फोन को? एक व्यक्ति के पास 4 टू व्हीलर हैं, वो कह रहा है कि मैं अपनी टू व्हीलर 10,000 रुपए में सेल करना चाहता हूं। किस टू व्हीलर को? तो ये जो व्यक्ति प्रस्ताव रख रहा है उसे भी क्लियर कर देना चाहिए, और जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा गया है, जिसे एक्सेप्टेंस देना है, उसे भी क्लियर कर लेना चाहिए। थर्ड, काइंड्स ऑफ प्रपोजल। प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। जनरल यानी सामान्य, स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, स्टैंडी यानी कि स्थायी। नंबर 1, जनरल। जनरल प्रस्ताव से तात्पर्य उस प्रस्ताव से है जो प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति द्वारा कई लोगों के सामने, कई व्यक्तियों के सामने किया गया हो, उसे हम जनरल या सामान्य प्रस्ताव कहेंगे। जैसे कि किसी सभा में किसी एक व्यक्ति द्वारा यह कहना कि मैं अपना सेल फोन 2000 रुपए में सेल करना चाहता हूं। कहने का तात्पर्य उस सभा में 5, 10, 25, 50 जितने भी लोग थे, उन सभी लोगों की ओर इशारा था। जो व्यक्ति हाँ कर देगा उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। विशिष्ट प्रस्ताव से तात्पर्य यह है कि जब एक व्यक्ति यह प्रस्ताव करता है कि मैं अपना सेल फोन अमुक व्यक्ति को सेल करना चाहता हूं, क्या वह लेने को तैयार है? यानी कि किसी सभा में 5, 25, 50 कितने भी लोग बैठे हों, लेकिन वह व्यक्ति अपना प्रस्ताव जिस व्यक्ति को कर रहा है, वही एक व्यक्ति ऐसा है जो उस प्रस्ताव के लिए हाँ कर सकता है या मना कर सकता है, क्योंकि अन्य लोगों के लिए उसने प्रस्ताव किया ही नहीं था। थर्ड, स्टैंडी, स्थायी। कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो करते समय तो थोड़े समय के लिए होते हैं, यानी कि या तो जनरल होते हैं या फिर स्पेसिफिक, लेकिन कुछ समय पश्चात वो स्टैंडी प्रपोजल हो जाते हैं। जैसे कि किसी दुकान से रॉ मटेरियल लेना, किसी फैक्ट्री के लिए कोई माल बनाकर देना, यानी हर महीने 1 लाख शर्ट्स किसी मैन्युफैक्चर कंपनी द्वारा किसी दूसरी कंपनी के लिए बनाकर दी जाती है। इट इज ए स्टैंडी प्रपोजल, हमेशा के लिए स्थायी रहेगा। तो इस तरह विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे और उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो लेक्चर से काफी हद तक लाभ मिलेगा। धन्यवाद।